Yes, students, today we are going to start our next chapter 8 resolution of partnership firm. ठीक है, इस चैप्टर में हम अपनी जो फर्म है उसको डिसॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए हैं उसमें हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की थी. ठीक है, हम जस्ट अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हुए जा रहे थे, पर इस केस में तो हमने फर्म ही डिसॉल्व कर दी. हमारा जो बिजनेस है वो टोटली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. ठीक है, अभी तक हम जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे उसमें हमारा जो फर्म है, ठीक है, जो हमारा बिजनेस है वो क्या हो रहा था, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा था. ठीक है, दोबारा फिर बन रहा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी हमारी फर्म की. ठीक है, बट इस केस में तो हम अपनी बिजनेस को क्लोज करके घर बस वापस जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसकंटिन्यू. ठीक है, अब हमारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो चुका है, बिजनेस का एंड हो चुका है, डिसकंटिन्यू होगा, हमारा बिजनेस अब आगे नहीं चलेगा. क्लोज्ड हो गया है, द फर्म इज़ वाउंड अप, फर्म जो है वो बंद हो चुकी है, डिसॉल्व हो चुकी है. ठीक है, एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड. ठीक है, जो उनके हमने शुरू में ही इकोनॉमिक रिलेशंस बनाए थे, इकोनॉमिक रिलेशंस का मतलब वो बिजनेस में आए किस चीज़ के लिए थे, पैसा कमाने के लिए. ठीक है, उन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया था पार्टनर्स ने वो सारे आपस में क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, बांट लेते थे. ठीक है, तो यहाँ पे इनका इकोनॉमिक रिलेशन जो था वो ख़त्म हो चुका है. एमंग द पार्टनर्स एंड इट इज़ डिफरेंट कहते फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, ये पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से अलग है. यहाँ पे तो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है. ठीक है, फर्म ही डिसॉल्व हो रही है यहाँ पे. ठीक है, विच मीन्स कहते हैं पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या था, विच मीन्स चेंज इन अ रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स. ठीक है, यहाँ पे चेंज हुए थे उनके रिलेशंस. ठीक है, रिलेशंस का मतलब क्या है कि जो उनका एग्रीमेंट था, ठीक है, जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी वो चेंज हो गई थी. डीड में जैसे कि हमने लिखा होता है कि हमने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है, वो इतनी है, जो हमने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करनी है वो इतनी है, जो हमने प्रॉफिट्स जो हैं वो अपने पार्टनर्स को देने कितने हैं और रिजर्व में कितने रखने हैं, ये सारी एग्रीमेंट में लिखा जाता है सारी बातें. ठीक है, बट यहाँ पे एग्रीमेंट क्या हो गया था, चेंज हो गया, तो उनके रिलेशनशिप चेंज हुए थे. ठीक है, अब क्या यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 कहते हैं, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग टू ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अब जो हमारा सेक्शन 39 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, कहते वो डिसोल्यूशन के बारे में बता रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, कि फर्म जब डिसॉल्व होती है तो जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है अमंग ऑल द पार्टनर्स. ठीक है, अब उनकी जो पार्टनरशिप है वो नो मोर है, अभी ज़्यादा नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो चुकी है, उसकी एंड हो गई है. इस सच एन इवेंट ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रियलाइज्ड. ठीक है, अब हमने सारे ही फर्म के एसेट्स रियलाइज्ड कर देनी है. रियलाइज्ड का मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, वो बेच देनी है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इसी तरह से कि उनको बेच देना है, सोल्ड कर देना है, लाइबिलिटीज आर पेड. ठीक है, सारी देनदारियाँ हमने निपटा के घर चले जाना है अपने. ठीक है, द बैलेंस इफ एनी इज सेट टू द पार्टनर इज अ सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स. ठीक है, अगर कुछ भी बैलेंस पड़ा है पार्टनर्स के अकाउंट में तो वो सेटल कर देना है. सेटल का मतलब पेड ऑफ कर देना है. इफ़ देयर इज शॉर्ट फॉर्म इन मीटिंग आउटसाइड लाइबिलिटीज़. ठीक है, बट इन केस हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कम पड़ गई हैं, देनदारियाँ हमारी जो हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे पास जो एसेट्स हैं वो कम हैं. ठीक है, इट इज़ मेट बाय द पार्टनर्स टू देयर प्राइवेट एसेट्स. ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं. ठीक है, अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो ज़्यादा हों, एसेट्स कम हों, ठीक है, और देनदारियाँ ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो पैसे भी शॉर्टफॉल होंगे, जो पैसे भी कमी आएगी, ठीक है, वो जो हमारे पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, अपने घर से लेके आएंगे, उनके जो प्राइवेट एसेट्स हैं इसमें हम उनको यूज़ करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अभी तक डिसोल्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप। ठीक है, हमने अभी तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हर बार हमारी फर्म क्या होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, और जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती थी, ठीक है, दोबारा बन जाती थी, ठीक है, तो जो पार्टनर्स थे, रिमेनिंग पार्टनर, वो क्या करते थे, कंटिन्यू कर लेते थे। ठीक है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस केस में हमने देखी थी, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने देखी थी रिकॉन्स्टिट्यूट होते हुए फर्म। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे देखी थी, रिटायरमेंट के टाइम पे देखी थी, और डेथ के टाइम पे। ठीक है, और जैसे ये फर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, दोबारा बनती है, इसी तरह से जो फर्म डिसॉल्व होती है उसके भी कुछ कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि फर्स्ट केस हमने देखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जब रेशो चेंज होगी तब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। अगर कोई नया एडमिट हो गया है तब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी रेशो चेंज हो जाती है, उनकी कैपिटल चेंज हो जाती है। ठीक है, जब कोई रिटायर होएगा तब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, जब किसी की डेथ होगी तब भी उनकी एग्रीमेंट में चेंज आएगी, तब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये केसेस हैं जब जब हमारी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। इसी तरह से ये हमारे पास कुछ मोड्स हैं, ये भी कुछ साधन हैं जिसके कारण फर्म जो है वो डिसॉल्व होगी। ठीक है, फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आपसे समझौता हो जाए, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, अब ए कह रहा है कि मैंने बिजनेस कंटिन्यू करना है, बी और सी कहते कि नहीं हमने कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक है, और बी ए सोचता है कि फिर मैं अकेला सोल प्रोप्राइटर बन जाऊंगा। चलो उन तीनों ने आपस में समझौता कर लिया कि हम बंद कर देते हैं अपनी पार्टनरशिप को। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे समझौते के कारण भी आप जो फर्म है वो डिसॉल्व कर सकते हो। द फर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर द डिसोल्यूशन। ठीक है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है अगर सारे ही मान जाएं। नेक्स्ट उसके बाद है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन किसके द्वारा होती है, कैसे हो जाती है, व्हेन ऑल द पार्टनर और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर तो ए बी सी 3 पार्टनर थे, तीनों का ही दिवाला निकल गया, तीनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, फिर भी फर्म की कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, फर्म कंपल्सरी ही डिसॉल्व हो जाएगी। बट इन केस उसमें 3 पार्टनर थे, एक को छोड़ के बाकी सभी का दिवाला निकल गया, तो एक तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, इलीगल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। ठीक है, when the business of the firm becomes unlawful। ठीक है, अगर बिजनेस, फर्म का बिजनेस जो है वो अनलॉफुल हो जाए। अनलॉफुल का मतलब क्या है, पहले ए बी 2 पार्टनर्स थे। ठीक है, बी की डेथ होगी, उसके बाद भी ए जो है वो पार्टनरशिप चलाई जा रहा है, तो ये तो अनलॉफुल है। ठीक है, हमने पढ़ा था इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1 और एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, अगर वो कम हो जाते हैं, 2 से कम हो जाते हैं, या फिर लिमिट कितनी है 50 से एक्सीड हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अनलॉफुल हो जाएगी। ठीक है, तब भी क्या हो जाएगी, डिसोल्यूशन है। ठीक है, कंपल्सरी है कि आपको डिसॉल्व करनी ही करनी पड़ेगी इस केस में। ठीक है, बाय नोटिस। ठीक है, नोटिस के द्वारा भी आप पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है इन केस पार्टनरशिप इज एट विल। ठीक है, अगर आपने अपनी इच्छा से पार्टनरशिप शुरू कर रखी है। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें आपका एक मोटिव होता है, जब मोटिव खत्म हो जाता है पार्टनरशिप डीड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। ठीक है, मान लो कि हमने एक शॉप थी, ठीक है ना, हमने वो सोचा था कि हम शॉप नहीं, चलो एक होटल तैयार करेंगे। ठीक है ना, हम 3 पार्टनर थे, ए बी सी, तीनों ने मिलके सोचा चलो एक होटल बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने होटल बनाया, हम तीनों ने पहले ज़मीन ली, 1 लाख करके 3 लाख रुपए की ज़मीन ली। ठीक है, फिर उस ज़मीन पे छोटा सा एक होटल तैयार किया। ठीक है, होटल बनाने के बाद हमारा जो पर्पज़ था वो होटल बनाना था। ठीक है, हमने चलाना नहीं था, तो हमने होटल किसी और को बेच दिया। हमारा होटल टोटल बन के 12 लाख का तैयार हुआ, हमने 17 लाख का बेच दिया, और जो 5 लाख आए हमने तीनों ने बांट लिए। ठीक है, तो हमारा जो पर्पज़ था वो फुलफिल हो गया। ठीक है, ये तो थी पर्टिकुलर। बट इन केस पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब अपनी इच्छा से शुरू की है, तो आप अपनी इच्छा से कभी भी नोटिस देके उसे बंद कर सकते हो। द फर्म मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, तो आपको नोटिस देना पड़ेगा लिखित में। ठीक है, राइटिंग में, एंड ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, और फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 43 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अगर ये नीचे वाले इवेंट्स हैपन हो जाते हैं तब भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म में भी डिसॉल्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इफ द पार्टनरशिप सो प्रोवाइड।
ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑन विच द फर्म वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, जिस टर्म एक टर्म आपने रखी हुई थी, ठीक है, जिसके द्वारा आपकी पार्टनरशिप चल रही थी, अगर वो टर्म जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है, तो आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दोगे। अब देखो, जैसे कि आपने ना एक शर्त रखी थी कि ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है, जब तक जो बी है, चलो वो जो है वो भी छोटा है, ठीक है, जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, चलो मैं उसके साथ पार्टनरशिप करता हूँ, उसके बाद वो अकेला ही अपना सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एक 1% कंपनी खोल लेगा, ठीक है। तो अब टर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, ठीक है, वेंचर का मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है, वेंचर था आपका कोई, ठीक है, जिसके लिए आपने एक पार्टनरशिप की थी, पर अब आपका वो वेंचर ख़त्म हो चुका है तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी मैंने होटल की एग्जाम्पल दी थी। नेक्स्ट ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, जैसे मान लो कि 4 पार्टनर हैं, ठीक है, 5 पार्टनर हैं, ठीक है, पांचों में से एक की डेथ हो गई है, ठीक है, तो ये चारों की मर्जी है, ये कंटिन्यू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो पार्टनरशिप जो है वो तो एक पार्टनरशिप जो है वो तो डिसॉल्व होती है, वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करना ना करना वो पार्टनर्स के ऊपर होता है, ठीक है। नो नेक्स्ट ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, ठीक है, अगर किसी पार्टनर का दिवाला निकल जाता है फिर भी क्या होता है, वो जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। लास्ट ईयर ये पेपर भी आया, क्वेश्चन भी आया था पेपर में 1 मार्क का, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट कब कहता है डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, फर्म को। फर्स्ट है अ पार्टनर बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर एक पर्सन जो है, एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का मतलब वो पागल हो जाता है, उसका जो दिमाग है वो कॉम्पिटेंट नहीं रहता, ठीक है, तो वो एक एग्रीमेंट में आने के लायक नहीं है, ठीक है, तो वो किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता, तो वो पार्टनर जो कोर्ट है वो क्या कह देता है कि आप अपनी पार्टनरशिप बंद कर दो इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड है अ पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, ठीक है, वो परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, ठीक है, मतलब उसकी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड चली गई उसकी, ठीक है ना, या फिर उसे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, अनसाउंड माइंड हो गया वो, या फिर कुछ भी हो सकता है, बस परमानेंटली वो डिसेबल पर्सन हो गया है, कॉम्पिटेंट नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, ठीक है, एक पर्सन जो है वो मिसकंडक्ट करता हुआ पकड़ा गया, दोषी पकड़ा गया, ठीक है। मिसकंडक्ट का मतलब कि कुछ गलत कर रहा था अपनी फर्म के साथ, विच लाइकली टू एडवर्स इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो बिजनेस के ऊपर उल्टा इम्पैक्ट डाल रहा था, गलत इम्पैक्ट डाल रहा था, ठीक है, तब भी कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप बंद कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच, ठीक है, अगर आपके द्वारा जो एग्रीमेंट है, पार्टनर के द्वारा जो एग्रीमेंट है, जो डीड है, उसको तोड़ा जा रहा है, ब्रीच कर रहे हो आप, बार बार उसे तोड़ रहे हो, परसिस्टेंटली, ठीक है, बार बार तोड़ रहे हो, आपको बोला जा रहा है, आपको वार्न दिया जा रहा है कि आप ऐसे मत करो, एग्रीमेंट को आप ओबे करो, पर फिर भी आप तोड़ रहे हो बार बार, ठीक है, बाय द पार्टनर और पार्टनर्स, किसी एक के द्वारा या ज़्यादा के द्वारा, तब भी कोर्ट क्या कह देता है कि बंद कर दो अपनी पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म जस्टिफाइड, ठीक है, अब कोर्ट को कुछ ऐसा रीज़न मिल गया है जिसके कारण कोर्ट को लग रहा है कि इनको जो पार्टनरशिप फर्म है वो बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, तो उस रीज़न के कारण भी जो कोर्ट है वो रीज़न बंद कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन एक्सेप्ट एट लॉस, ठीक है, अब आपका जो फर्म है ना वो चल ही नहीं पा रही, सिर्फ लॉस पे ही चल रही है, तो बार बार लॉस बियर करने से अच्छा है, कोर्ट क्या कह देता है कि बंद कर दो जी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट क्या है मीनिंग, अब देखो फर्म का मतलब तो क्लोजर ऑफ बिजनेस, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो क्लोज हो गया है, ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है, पर यहाँ पे आपकी जो फर्म है वो क्या कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इट मीन्स क्लोजर ऑफ द फर्म एंड द एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द ऑल पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे आपकी फर्म क्लोज हो गई है, इट मीन्स चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप, ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हुए हैं पर आपकी जो फर्म है वो कंटिन्यू है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कोर्ट इंटरवेंशन, ठीक है। इट कैन बी आइदर वॉलेंट्री, ठीक है, ये अपनी इच्छा से भी हो सकता है, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था, ठीक है, म्यूचुअली कर सकती हैं बाय द पार्टनर्स, और कंपल्सरी, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि कोर्ट भी इन केसेस में क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ ऑलवेज वॉलेंट्री, ठीक है, ये तो हमेशा अपनी इच्छा से की जाती है ये। नेक्स्ट इज़ बिजनेस कॉन्टिन्यूशन, ठीक है, यहाँ पे तो जो फर्म है वो कम टू एन एंड है, बस ख़त्म हो चुकी है, पर यहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है। क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, बस ख़त्म हो गए हैं, अब नहीं वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज, ठीक है, यहाँ पे वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की दोबारा बुक्स जो बैलेंस शीट्स हैं वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो एसेट्स हैं वो हम रियलाइज्ड कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं, बेच देते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश कर देते हैं, और लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ किया जाता है, सभी लाइबिलिटीज़ को सेटल किया जाता है। द बैलेंस अमाउंट इफ एनी, अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स को मिल जाता है, अगर नहीं बचता, शॉर्टफॉल है, कम रह जाता है, तो पार्टनर्स ला के देते हैं घर से, ठीक है। नेक्स्ट है एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रिवैल्यूड, इसमें क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा कोई भी पार्टनर नुकसान में ना रह जाए, ठीक है, और ना कोई इन फ्यूचर फ़ायदे में हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रिवैल्यूड, एसेट को हम रिवैल्यूड करते हैं, लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, और जो गेन या फिर लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, जो अभी तक हम करते आए हैं। इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमने किया था, एडमिशन में हमने किया था, रिटायरमेंट में किया था, और डेथ में किया था, ठीक है, ये सारे केसेस में। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, उनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो बिज़नेस से, जो प्रॉफिट से रिलेटेड हुए हैं, यहाँ पे तो एट एंड हो जाती हैं बस, ठीक है, उनके, पर यहाँ पे चेंज हो जाती हैं, यहाँ पे भी किसी हद तक, ठीक है, पर यहाँ पे तो रिलेशंस चेंज ही हो जाते हैं, पर यहाँ पे एक पर्सन गेन कर लेता है, दूसरा पर्सन सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, तो एक पर्सन अपना प्रॉफिट दूसरे को दे के जाता है, ठीक है, तो चेंज हो जाते हैं इनके। नेक्स्ट उसके बाद है इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, अगर डिसोल्यूशन फर्म हुई है तो पार्टनरशिप का भी एंड हो चुका है, पर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि अगर पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व कर रहे हो तो फर्म भी डिसॉल्व होगी, ये आपकी इच्छा है। मे वर्ड आया है यहाँ पे, मे का मतलब कई बार क्या होता है, जैसे कि 5 पार्टनर हैं ABCDE, ठीक है, एक की डेथ हुई है, ये चारों भी अब पार्टनरशिप नहीं करना चाहते, तो इनकी मर्जी है, ठीक है, ना करें, कंटिन्यू बंद कर दें वहीं पे, ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कहा है मे और मे नॉट, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं सेटलमेंट करनी है अब हमने अपने अकाउंट्स की, ठीक है। अब कहते हैं जनरली 2 इश्यूज हैव टू बी रिजॉल्व्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, हमेशा 2 इश्यूज आते हैं। फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हमने सेटल करने हैं, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट्स, ठीक है, कैसे सेटल करना है अब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब भी हमारे बिजनेस जो कंटिन्यू चल रहा है उसमें हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स पड़े होते हैं और कुछ लाइबिलिटीज़ पड़ी होती हैं। लाइबिलिटीज़ हमने सारी पेड ऑफ कर देनी है और एसेट हमने सारी क्या कर देनी है, बेच देनी है, कैश में कन्वर्ट करना है। पर अब जो भी हमने करना है वो हमने किसके अकॉर्डिंग टू करना है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, जो बोल रहा है। अब जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 48 है वो क्या कह रहा है, कहते सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व, इट इज़ डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, ठीक है, अगर फर्म को लॉसेस हो जाते हैं तब उसके केस में आपने क्या करना है, सेक्शन 48 सब सेक्शन ए कह रहा है लॉस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब देखो एक तो फर्म को लॉस भी हो गया, ऊपर से डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, कैपिटल में डेफिशिएंसी आ गई, कैपिटल जो पार्टनर्स को देनी थी वो भी कम रह गई है, ठीक है, पार्टनर्स को देने वाले पैसे भी कम रह गए हैं, ठीक है। तो इज़ पेड फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना प्रॉफिट यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि लॉस है, लॉस बिजनेस में हमारे पास 1 लाख का आया है इस साल, ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैपिटल, कैपिटल जो हमने ए को देनी है वो देनी है 2 लाख रुपए,
ठीक है। और बी को जो हमने देनी है वो देनी है हमने 4 लाख। हमारे पास बिज़नेस में कितने पैसे होने चाहिए, टोटल 7 लाख रुपीज़ होने चाहिए, जिससे हमने क्या करना है, 1 लाख का लॉस बियर करना है और 2 लाख और 4 लाख ये करने पड़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस साल का प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो इस केस में हम जो हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज़ करेंगे। प्रॉफिट्स का मतलब रिजर्व्स में पैसा पड़ा है, सरप्लस पड़े हैं बिजनेस में, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, कुछ भी पुराने प्रॉफिट्स पड़े हैं, ठीक है, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। कितने पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट में से निकालेंगे, देन आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिर हमने कैपिटल में से निकालना है। पहले तो हम प्रॉफिट लॉस को बियर करेंगे, उसमें से बाकी जो पैसा बच गया वो हम मालिकों की कैपिटल में से पूरा करेंगे, ठीक है, लॉस को। लास्टली इफ़ नेसेसरी, अगर फिर भी पैसा पूरा ना पड़ा, ठीक है, बाय द पार्टनर इंडिविजुअली इन रिलेशन इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब देखो लॉस जो है बिजनेस का, ठीक है, वो कितना आ गया, मान लो 7 लाख। हमारे पास रिजर्व में पैसा पड़ा था 2 लाख रुपए, हमारे पास सरप्लस पड़े थे 1 लाख रुपए के, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व पड़ा था, चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा था, ठीक है, वो पड़े थे सिर्फ 20,000 के। हमारे पास पैसे तो अवेलेबल हैं सिर्फ 3,20,000, 3,20,000 रुपये अवेलेबल हैं, ठीक है। पर हमारी देनदारी कितने की आ गई है यहाँ पे, 7 लाख की, जो 3,80,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब वो क्या करना पड़ेगा, अब देखो हमने सारे यूटिलाइज़ कर लिए हैं, कितने लास्टली इफ नेसेसरी, तो बाकी 3,80,000 रुपये कौन लेके आएगा, हमारे पार्टनर लेके आएंगे, जिस रेशो में भी वो प्रॉफिट लेके जा रहे थे उस रेशो में, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। अब एसेट्स को कैसे अप्लाई करना है, आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, जो आपकी संपत्ति है, जो एसेट बेच के पैसा आएगा उसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ये हमें कहाँ बता रखा है, सेक्शन 48 सबसेक्शन बी में बता रखा है। एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेक डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर अप्लाइड टू द फॉलोइंग ऑर्डर्स, ठीक है। हमने इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले तो पेइंग फर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टी, सबसे पहले तो हमने आउटसाइडर्स को देना है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर फर्म ने लोन ले रखा है, ठीक है, फर्म ने बैंक से लोन लिया है और एक मिस्टर ए हमारा पार्टनर है, उससे भी लोन लिया है फर्म ने, ठीक है। तो दूसरी बात, जो मिस्टर ए है उसने अपनी कैपिटल भी लगा रखी है फर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्म ने पैसे देने हैं तो फर्स्टली हम पे करेंगे अपने बैंक को, ठीक है ना, उसकी जो लोन है उसे पे करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक हमारी थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या है कि ये आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। आउटसाइडर्स जो हैं उनको हमने फर्स्टली सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। क्यों, क्योंकि अगर आपने इनको लोन ना दिया, ठीक है, तो आज तो ये आपकी दुकान पे आए हैं, कल आपके, क्योंकि इन्होंने अपने पैसे पूरे करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस आपने किसको देनी है, थर्ड पार्टी को देनी है, ठीक है। थर्ड पार्टी को आपने पैसे दे देने हैं। फिर उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तो फिर हमने पार्टनर को लोन देना है, ठीक है। फिर पैसे बचेंगे, फिर उनकी कैपिटल देनी है, ठीक है। बट इन केस हमारे पास पार्टनर के लोन को देने के लिए पैसे ना बचे तो हम पार्टनर को कुछ भी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, अनलिमिटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है इन पेइंग फर्म्स डेट टू द थर्ड पार्टी, पहले थर्ड पार्टी को देनी है। इन पेइंग ईच पार्टनर रेटेबली वट इज़ ड्यू टू हिम अमाउंट लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। जो भी उन्होंने लोन के वे में फर्म को दे रखा है फिर हमने वो देना है, रेटेबली देना है, ठीक है, जिस रेट पे भी हमने देना था उसे पैसे, ठीक है। नेक्स्ट है इन पेइंग टू ईच पार्टनर रेटेबली द कैपिटल, फिर उसके बाद उनकी कैपिटल देनी है। पहले लोन देने हैं फिर कैपिटल देनी है। द नेक्स्ट उसके बाद द रेजिड्यू इफ़ एनी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। और बाकी जो बचेगा इन सभी को देने के बाद बाकी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट के उनको प्रॉफिट के रूप में दे देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें इलस्ट्रेशन में ये सारी कॉन्सेप्ट
को क्लियर किया हुआ है। फर्स्ट क्या है, द फर्म ऑफ XYZ डिज़ोल्व, ठीक है। अब 3 पार्टनर्स थे, उनकी फर्म डिज़ोल्व हो रही है 1 अप्रैल 2020 को। वाई डिमांड्स दैट, कहता है हीज़ लोन ऑफ 25,000। वाई कहता कि मैंने ना लोन दिया था। अब देखो वाई हमारा पार्टनर है, पार्टनर ने अगर लोन दिया था 25,000 रुपये, बी पेड बिफोर अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल्स, ठीक है। उनकी कैपिटल से पहले कहता मुझे पहले लोन दो, फिर पैसे बचेंगे वो कैपिटल के बांटने हैं, ठीक है। बट एक्स एंड जेड डिमांड दैट कैपिटल बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन, ठीक है। पर वो कहता है कि ना पहले हमें कैपिटल दो, जो पैसे बचेंगे उसे लोन दे देना, ठीक है। हु इज़ करेक्ट, अब करेक्ट कौन है बच्चे, वाई ही करेक्ट है, वाई बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। एंड वाई, क्योंकि हम अब देखो वाई इज़ करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सेक्शन 48 सब सेक्शन बी में देखा था पहले थर्ड पार्टी का लोन देना है, बट इस केस में नहीं है, तो हमने लोन देना है वाई को, जो पैसा बचेगा फिर कैपिटल देनी है पार्टनर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले वाई का लोन चुकाना है, ठीक है। अगर पैसे बचेंगे तो एक्स और जेड को कैपिटल के पैसे मिलेंगे, अगर नहीं बचा तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 32 में लोन बाय द पार्टनर इज पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है बी। अब देखो इस केस में भी हम ऊपर वाली ही इलस्ट्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास पार्टनर कौन थे, XYZ थे, ठीक है। अब देखो इसने कहा ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व, ठीक है। अब सारे ही पार्टनर डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म को 1 अप्रैल 2020 को। वाई अ पार्टनर है, वाई ने ना हमें लोन दे रखा है फर्म को, कितना 80,000, ठीक है। बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ मिसेस एक्स। अब आप देखो कि जो पार्टनर हैं हमारे वो कौन कौन है, XYZ। मिसेस एक्स कौन है, एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब ये कौन है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। ये जो पर्सन है ये बाहर वाला है पर्सन है, ठीक है। तो अगर ये थर्ड पार्टी है तो हमें पहले पैसे किसको देने पड़ेंगे, मिसेस एक्स को, ठीक है। बट एक्स अनदर पार्टनर है, ठीक है। डिमांड दैट लोन बाय मिसेस एक्स शुड बी पेड बिफोर रिपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, ऑफ वाई। कितना वाई के लोन से पहले ना आप मिसेस एक्स को दो, एक्स कह रहा है। हु इज़ करेक्ट एंड वाई, ठीक है। अब कौन करेक्ट है, एक्स करेक्ट, एक्स बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आउटसाइड लाइबिलिटी एंड पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय द पार्टनर, ठीक है। आउटसाइड लाइबिलिटी जो है वो हमने पहले देनी है, ठीक है, इंटरनल पार्टनर से। कहती मिसेस एक्स इज नॉट अ पार्टनर, वो पार्टनर नहीं है हमारे फर्म की, हैंस हर लोन इज टू बी पेड बिफोर द रिपेमेंट ऑफ लोन बाय वाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस, ये केस हमें दिल्ली 2010 में कंपार्टमेंट केस में आ भी रखा है, ठीक है। अब देखो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशो ऑफ 3:2। मिसेस ए हैज़ गिवन अ लोन, ठीक है। अब मिसेस ए कौन है, हमारे पार्टनर ए और बी हैं। मिसेस ए जो है वो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल मीन्स वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब कहता मिसेस ए ने लोन दिया है फर्म को 20,000 रुपये। द फर्म हैड ऑल्सो टेकन अ लोन 10,000 फ्रॉम बी कौन है, हमारा पार्टनर है, ठीक है। बी से बी फर्म ने लोन लिया है 10,000 रुपये, ठीक है। द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो रही है। एसेट्स रियलाइज्ड हो चुके हैं, एसेट जो हैं उनको बेच के कैश हमारे पास आई 25,000। अब देखो लायबिलिटीज़ तो हैं 30,000 की, मनी अवेलेबल है 25,000, तो प्रियोरिटी किसको देंगे हम, थर्ड पार्टी को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ मिसेस एज लोन एंड बीज लोन विद रीज़न इफ़ देयर इज़ नो अदर क्रेडिटर ऑफ द फर्म, ठीक है। ये अज्यूम करो किसी और क्रेडिटर को हमने पैसे नहीं देने, तो हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 क्या करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मिसेस एज लोन 20,000 बीइंग आउटसाइडर पार्टी डेट विल बी पेड, ठीक है। वो हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, आउटसाइड पार्टी है, ठीक है। तो पहले हमने इसे 20,000 दे दिया, बाकी कितने बच गए 5,000, ठीक है। अब देने तो बी को कितने हैं 10, पर मिलेंगे कितने, ओनली 5,000। क्यों, क्योंकि बी हमारा पार्टनर है
और जो पार्टनर है उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है हमारा, ये देखो हमने ऊपर किया था सेटलमेंट जो है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की होती है। फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स हमने देख लिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। अब हम कर रहे हैं पेमेंट ऑफ डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स। ठीक है, अब डेट्स जो हैं फर्म के कर्जे जो हैं, ठीक है, वो किस में लिखा है, सेक्शन 49 में। ये आपने लर्न कर लेना, पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आ जाया करता है। ठीक है, इस चैप्टर में से हमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, टोटल 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, जो इन्हीं में से आएगा, और 6 मार्क्स हमें क्वेश्चन आएगा जिसमें आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी आ जाया करता है, और जिसमें हमें मोस्टली जर्नल एंट्रीज आती हैं। ठीक है, हम कुछ कह नहीं सकते, इस साल रियलाइजेशन अकाउंट भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो पेमेंट ऑफ डेट्स, फर्म्स डेट, फर्म्स के डेट की जो फर्म के कर्जे हैं उनको आपने पे करना है, और प्राइवेट डेट्स। ठीक है, जो प्राइवेट डेट्स का मतलब जो पार्टनर के डेट्स होते हैं, पार्टनर ने किसी से कर्जे ले रखे होते हैं। ठीक है, उनकी पेमेंट्स अब कैसे करेंगे, डेट्स कहते हैं विच फर्म्स ओन्स। ठीक है, डेट जो कि फर्म ओन करती है। ठीक है, फर्म ने ले रखा है, टू आउटसाइडर्स आर नोन एज फर्म्स डेट कहते हैं। वेयर एज द डेट विच अ पार्टनर ओन्स। ठीक है, जो एक पार्टनर लेता है, ठीक है, हिज पर्सनल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टू, तो उसे क्या कहते हैं, प्राइवेट डेट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉलोइंग प्रोविजंस अप्लाई। अब अप्लाई कौन सी प्रोविज़न करते हैं हम, फर्स्ट फर्म्स डेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ठीक है, फर्म की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब फर्म के जो एसेट्स हैं उनको बेच के जो पैसा आएगा उससे हम फर्म के डेट पूरे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास ए और बी पार्टनर थे, और मिसेस ए ने हमें पैसे कितने, मिसेस ए जो एक्सटर्नल थी, थर्ड पार्टी, उसके हमने 20,000 देने थे और इंटरनल के देने थे 10। ठीक है, और अगर इस केस में हमारे पास कैश जो एसेट्स हैं वो रियलाइज करने के बाद, बेचने के बाद पैसे मान लो कि 15,000 रुपये आ जाते। ठीक है, तो जो थर्ड पार्टी है उसके तो हमने 20,000 पूरे करने हैं इस केस में। ठीक है, तो 15,000 तो हमने ये जो एसेट्स, जो फर्म के एसेट्स हैं वो यूटिलाइज़ कर लेने थे, 15,000 तो। ठीक है ना, एसेट बेच के जो पैसे आए हैं। ठीक है, और 5,000 रुपये इस केस में ए और बी दोनों लेके आते, किस रेशो में, 3:2 में। ठीक है, तो जो ए है वो 3,000 रुपये लेके आता अपने घर से, और बी 2,000 लेके आता, तो इसको हमने टोटल पूरे करके मिसेस ए को कितने दे देने थे, 20,000 रुपये। ठीक है, अब देखो लोन तो इस केस में हमें बी ने भी दिया था 10,000 रुपये। ठीक है, तो इसका लोन तो भूल जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं, अनलिमिटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है कि फर्म्स की प्रॉपर्टी जो है इज़ अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, के लिए हम फर्म की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करेंगे। नेक्स्ट उसके पास नेक्स्ट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। कहते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ ईच पार्टनर इज़ अप्लाइड फर्स्ट टूवर्ड द पेमेंट ऑफ हीज प्राइवेट डेट। ठीक है, सबसे पहले तो वो अपनी प्राइवेट डेट देगा, जो भी आपके पार्टनर हैं वो अपने प्राइवेट जो उनके पर्सनल डेट्स हैं वो पेड करेंगे, एंड सरप्लस अगर बचेगा उनके पास पैसा फिर वो फर्म के डेट पे करेंगे। ठीक है, बट इन केस उनके पास पैसा ना बचा, ठीक है, फिर तो उनका इंसॉल्वेंट जो है वो घोषित हो जाता है कि ये तो जो पार्टनर है उसका दिवाला निकल चुका है। ठीक है, फिर फर्म उससे कुछ नहीं मांगती। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट में। अब फर्म हमें डिफरेंस भी बता रखा है। फर्स्ट क्या है मीनिंग, फर्म्स डेट मीन्स द डेट ओन्ड बाय द फर्म टू द आउटसाइडर्स। ठीक है, ये क्या होती है, फर्म्स डेट जो फर्म ने ले रखे हैं पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइवेट डेट्स मीन्स डेट ओन्ड बाय द पार्टनर पर्सनली। ठीक है, जो पर्सनली कौन ओन्ड करता है, हमारा कोई पर्सन, हमारा कोई पार्टनर। ठीक है, किसी अदर पर्सन से। नेक्स्ट है लाइबिलिटी, कहते ऑल द पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली, सारे पार्टनर जॉइंटली मिलके पे करेंगे। ठीक है, पैसे, और अगर ना भी हो पाए तो वो घर से लेके आएंगे। नेक्स्ट है कंसर्न्ड पार्टनर ही सिर्फ पर्सनली पे करेगा। ठीक है, जो भी उसके डेट होंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ठीक है, जैसे हमने ऊपर वाले केस में एसेट को फुली यूटिलाइज किया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, 15,000 रुपये हमारे पास आए थे, 15 के 15,000 रुपये, इस केस में हमने 25 नहीं सोचे थे, 15 सोचे थे, तो 15 के 15,000 ही हमने किसका पे करना था डेट, जो हमारा मालिक है, जो हमारा फर्म का डेट है। ठीक है, एक्सटर्नल पार्टी है तो उसका फर्म का ही डेट हुआ ना वो। ठीक है, तो फर्म के डेट के लिए फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो फुली यूटिलाइज की हमने, पूरी यूज़ की। ठीक है, फॉर द पेमेंट ऑफ
नेक्स्ट इज शेयर ऑफ द कंसर्न पार्टनर इज एक्सेस ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी। कहते अगर जो आपका पार्टनर है, ठीक है, उसका जो शेयर है वो ज़्यादा है फर्म्स की प्रॉपर्टी ओवर फर्म्स की डेट के बाद भी, ठीक है, कैन बी अप्लाइड फॉर द प्राइवेट डेट, ठीक है, तो वो अपनी प्राइवेट डेट के लिए भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट डेट्स, ठीक है, कैसे आपने यूज़ करने हैं, तो कहते हैं एक्सेस ऑफ प्राइवेट डेट्स, ठीक है। अब पार्टनर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो एक्सेस है ओवर हीज प्राइवेट डेट कैन बी अप्लाइड फॉर द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट, ठीक है, जैसे उसने पहले बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट कहता है प्राइवेट प्रॉपर्टीज अप्लाइड फर्स्ट, सबसे पहले, जैसे कि उसने ऊपर यहाँ पे भी कहा था पहले वो अपने प्राइवेट डेट देगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसने कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज अप्लाइड फर्स्ट, पहले देगा फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट्स देन टूवर्ड्स द लाइबिलिटी, ठीक है, अगर बचेगा तो फिर वो फर्म की लाइबिलिटी देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है, अदरवाइज तो वो इंसॉल्वेंट घोषित हो जाता है फिर, ठीक है, कोर्ट के। अब देखो यहाँ पे हमने 2 टाइप्स ऑफ इश्यूज जो रिजॉल्व कर किए जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932, ठीक है, 1932 के अकॉर्डिंग टू जो सेक्शन 48 और 49 कह रहा है, ये हमने सीखा है, जिसमें सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स सीखा है 48 सेक्शन में, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब क्या सीक्वेंस रखना है, सीक्वेंस क्या रखेंगे हम, सबसे पहले तो हमने अपने किसको देना है, थर्ड पार्टी को पैसे देने हैं, ठीक है, फिर लोन देना है टू द पार्टनर, अगर बचेंगे पैसे तो कैपिटल में मिलेंगे, अगर नहीं बचेंगे तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, और अगर पैसे कैपिटल देने के बाद भी बच जाएंगे तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देंगे हम, ठीक है। और दूसरे केस में हमने क्या सीखा था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट और प्राइवेट डेट की हमने पेमेंट कैसे करनी है।